कहानी की शुरुआत ऐसे आदमी से होती है जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। कुछ गार्ड्स उसकी बॉडी पर एक खास क्रीम लगा रहे होते हैं, फिर उसके गले में एक टाइमर टांग दिया जाता है और हाथ पर लोहे की मजबूत रिंग कस दी जाती है। अगले ही पल ट्रेन की दीवार में बना छोटा सा छेद खोला जाता है और उसका हाथ बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर की जानलेवा ठंड उसके हाथ को कुछ ही सेकंड में जमा देती है। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे डिब्बे में गूंज उठती हैं, लेकिन अचानक सब शांत हो जाता है। टाइम खत्म होते ही गार्ड्स उसका हाथ वापस अंदर खींचते हैं। हाथ पूरी तरह बर्फ की तरह सख्त हो चुका था। तभी एक गार्ड भारी हथौड़ा उठाता है और उसका हाथ तोड़ देता है। आदमी दर्द से वहीं तड़पने लगता है और बाकी लोग खौफ में यह सब देखते रह जाते हैं। असल में पूरी दुनिया अब बर्फ से ढक चुकी है। इंसानों की ज्यादातर आबादी खत्म हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वे पिछले 15 सालों से लगातार चलती एक ट्रेन में रह रहे हैं। यह ट्रेन कभी रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर इंजन जम गया तो अंदर मौजूद हर इंसान मर जाएगा। ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में गरीब लोग रहते हैं, जिनकी जिंदगी किसी जेल से कम नहीं। गंदगी, भूख और बेइज्जती उनकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। उन्हें खाने के नाम पर सिर्फ काले रंग की प्रोटीन बार दी जाती थी। दूसरी तरफ आगे वाले हिस्सों में अमीर लोग आराम और लग्जरी में जिंदगी जी रहे थे। एक दिन गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि उन्हें वायलिन बजाने वाला इंसान चाहिए। एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ आगे आता है। वह कहता है कि दोनों साथ जाएंगे, लेकिन गार्ड्स सिर्फ एक आदमी को ले जाना चाहते थे। बूढ़ा अपनी पत्नी को छोड़ने से मना कर देता है। तभी गार्ड उसकी पत्नी का हाथ तोड़ देते हैं और बूढ़े को जबरदस्ती ले जाते हैं। यह देखकर सबके अंदर गुस्सा भर जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। इसी दौरान हम कर्टिस नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने दोस्त एडगर के साथ मिलकर एक प्रोटीन बार के अंदर छिपा मैसेज ढूंढ रहा होता है। आखिरकार उन्हें एक छोटा कैप्सूल मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ एक नाम लिखा था, नामगोंग मिन्सू। ये वही आदमी था जिसने ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, लेकिन अब खुद जेल में बंद था। कर्टिस और बूढ़े गिलियम को समझ आ जाता है कि अगर उन्हें आजादी चाहिए तो नामगोंग को बाहर निकालना होगा। वही उन्हें ट्रेन के सारे दरवाजे खोलने में मदद कर सकता था। उसी रात ट्रेन की मंत्री मेसन वहां आती है। इस बार उन्हें एक बच्चा चाहिए था। वह बच्चों की हाइट नापना शुरू करती है। तभी तान्या अपने बेटे को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसके बेटे को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। एंड्रू यह देखकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और मेसन पर हमला कर देता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक निकलता है। कुछ देर बाद गार्ड्स एंड्रू को पकड़कर ले जाते हैं। उसे वही सजा दी जाती है जो शुरुआत में दिखाई गई थी। उसका हाथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है और ठंड उसे पूरी तरह जमा देती है। फिर हथौड़े से उसका हाथ तोड़ दिया जाता है और दर्द से उसकी चीखें निकल पड़ती हैं। तभी मेसन सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि हर इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। उसके शब्द गरीब लोगों के दिल में आग लगा देते हैं। अब कर्टिस फैसला कर चुका था कि वह और नहीं सहेगा। उसे शक था कि गार्ड्स की बंदूकों में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अपने शक को साबित करने के लिए वह खुद आगे बढ़ता है और गार्ड की बंदूक अपने सिर पर रखकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली नहीं चलती। यह देखकर सब लोगों को हिम्मत मिल जाती है। वे गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। पूरे डिब्बे में लड़ाई शुरू हो जाती है। कई गार्ड्स मारे जाते हैं, लेकिन तभी एक ताकतवर टकला गार्ड सामने आता है और सब पर भारी पड़ने लगता है। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। वह मौका देखकर उस गार्ड को चाकू मार देता है और उसकी चाबियां छीन लेता है। चाबियां मिलते ही सब लोग जेल सेक्शन की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर आखिरकार वे नामगोंग मिन्सू को आजाद कर देते हैं। नामगोंग मिन्सू को आजाद करने के बाद सबको लगा कि अब उनका मिशन आसान हो जाएगा, लेकिन असली मुश्किलें तो अभी शुरू हुई थीं। वह आदमी पूरी तरह नशे में बेहोश पड़ा था। काफी देर तक जगाने की कोशिश हुई, मगर कोई असर नहीं हुआ। आखिर कर्टिस ने अपनी जेब से कुछ क्रोनोल कैप्सूल निकाले और उसे सूंघाए। जैसे ही उसने वो नशा लिया, वह तुरंत होश में आ गया। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, जिसके अंदर एक अजीब क्षमता थी। वह बंद दरवाजों के पार भी महसूस कर सकती थी कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। होश में आते ही कर्टिस ने नामागोंग से सौदा किया। हर दरवाजा खोलने के बदले उसे एक क्रोनोल कैप्सूल मिलेगा। डील मानते ही उसने पहला लॉक खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सब लोग पहली बार ट्रेन के ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां खिड़कियां थीं। बाहर से आती सूरज की हल्की रोशनी देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। 17 साल बाद उन्होंने असली धूप देखी थी। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया कभी पूरी तरह मरी नहीं थी। आगे बढ़ते हुए वे किचन सेक्शन में पहुंचे। वहां कर्टिस की नजर उन काली प्रोटीन बार्स पर पड़ी जो सालों से गरीब लोगों को खिलाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मशीन के अंदर झांका, उसका दिल दहल गया। वे बार्स कॉकरोचों को पीस कर बनाई जा रही थीं। इतने सालों से वे लोग असल में कीड़ों का पेस्ट खा रहे थे। गुस्से में कर्टिस उस आदमी पर टूट पड़ने वाला था जो उन्हें बना रहा था, लेकिन तभी पता चला कि वह खुद भी मजबूरी में यही खा रहा था। उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने काम छोड़ा तो उसे मार दिया जाएगा। कर्टिस ये सच बाकी लोगों से छिपा लेता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर सबका हौसला टूट गया तो उनका विद्रोह भी खत्म हो जाएगा। इसी बीच एक और सीक्रेट मैसेज मिला, जिस पर सिर्फ वाटर लिखा था। गिलियम तुरंत समझ गया कि उन्हें ट्रेन के वाटर सप्लाई सेक्शन तक पहुंचना होगा। अगर पानी उनके कंट्रोल में आ गया तो अमीर लोगों को झुकने पर मजबूर किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही अगला दरवाजा खोलने की कोशिश हुई, नामगोंग की बेटी को खतरे का एहसास हो गया।
उसने सबको रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही सामने हथियारों से लैस गार्ड्स की पूरी सेना खड़ी थी। अगले ही पल खूनी लड़ाई शुरू हो गई। गार्ड्स कुल्हाड़ियों से गरीब लोगों को बेरहमी से काटने लगे। पूरा सेक्शन चीखों और खून से भर गया। लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। तभी ऐलान हुआ कि ट्रेन सायरन ब्रिज पार करने वाली है। हर साल इसी दिन ट्रेन पूरी जमी हुई दुनिया का एक चक्कर पूरा करती थी। जैसे ही ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ी, सामने बर्फ की विशाल चट्टान दिखाई दी, लेकिन ट्रेन उसे चीरती हुई निकल गई। जोरदार झटके से पूरा डिब्बा हिल उठा। उसी वक्त नामगोंग की बेटी ने खिड़की से बाहर देखा और नोटिस किया कि नीचे की बर्फ पिघल रही थी। पहली बार उसे लगा कि शायद बाहर की दुनिया फिर से जिंदा हो रही है। लेकिन तभी मेसन वहां पहुंचती है और गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वे लोग सिर्फ विलफोर्ड की वजह से जिंदा हैं। विलफोर्ड वही आदमी था जिसने इस ट्रेन को इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनाया, मगर साथ ही इसे एक चलता फिरता नरक भी बना दिया। मेसन ऐलान करती है कि अब सजा के तौर पर 17% लोगों को मार दिया जाएगा। तभी ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में दाखिल होती है। गार्ड्स नाइट विजन पहन लेते हैं और अंधेरे में गरीब लोगों का कत्ल शुरू कर देते हैं। हर तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। तभी कर्टिस जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। अगले ही पल उनके साथी मशालें लेकर पहुंच जाते हैं और पूरा सेक्शन रोशनी से भर उठता है। अब हालात पलट चुके थे। गरीब लोग पूरी ताकत से जवाबी हमला करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान एक आदमी मेसन की टांग में चाकू मार देता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में कर्टिस का दोस्त एडगर एक गार्ड के हाथों पकड़ा जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता रहता है, मगर कर्टिस मेसन को पकड़ने के पीछे भागता है ताकि बदले में अपने दोस्त को छुड़ा सके। लेकिन देर हो चुकी थी। गार्ड एडगर को चाकू मारकर खत्म कर देता है। अपने दोस्त को मरते देख कर्टिस अंदर से टूट जाता है। उसका गुस्सा अब और खतरनाक बन चुका था। आखिरकार वह मेसन को पकड़ लेता है और गार्ड्स को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद वे मेसन से पूछताछ शुरू करते हैं। कर्टिस जानना चाहता था कि बच्चों को कहां ले जाया गया है। मेसन बताती है कि सारे बच्चे इंजन सेक्शन में विलफोर्ड के पास हैं। फिर वह यह भी बताती है कि ट्रेन का वाटर सिस्टम भी वहीं मौजूद है। सामने जमा होने वाली बर्फ को पिघलाकर साफ पानी अमीर लोगों को दिया जाता है, जबकि गंदा पानी गरीबों तक भेजा जाता है। यह सुनकर वह आदमी जिसका हाथ पहले तोड़ा गया था गुस्से में मेसन को मारने दौड़ पड़ता है, लेकिन मेसन तुरंत कहती है कि अगर वह मर गई तो कोई भी इंजन रूम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां तक जाने का रास्ता सिर्फ वही जानती थी। मेसन को साथ लेकर जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रेन का अगला हिस्सा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह जगह किसी ट्रेन जैसी नहीं लग रही थी। चारों तरफ हरियाली, ताजे फल, सब्जियां और सुंदर बगीचे मौजूद थे। टेल सेक्शन के गरीब लोगों ने ऐसा नजारा सालों से नहीं देखा था। आगे बढ़ते ही उनके सामने एक विशाल एक्वेरियम आता है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। फिर वे एक शानदार रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां उन्हें पहली बार प्रोटीन बार्स की जगह असली खाना और सुशी खाने को मिलती है। भूखे लोग खाने पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कर्टिस के अंदर सालों का गुस्सा भरा हुआ था। जैसे ही मेसन खाने लगती है, वह उसके सामने वही काली प्रोटीन बार फेंक देता है और कहता है कि आज तुम्हें भी वही खाना होगा जो तुमने हमें सालों तक खिलाया। मेसन का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसे सच पता था कि वह बार कॉकरोचों से बनाई जाती है। मजबूरी में उसे वही गंदी बार खानी पड़ती है। यह कर्टिस का बदला था। आगे बढ़ते हुए वे लोग एक ऐसे सेक्शन में पहुंचते हैं जहां हर तरफ अलग अलग तरह का गोश्त रखा हुआ था। उसके बाद वे एक स्कूल में पहुंचते हैं। वहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन यह असली पढ़ाई नहीं बल्कि ब्रेन वॉश था। बच्चों को सिखाया जा रहा था कि टेल सेक्शन वाले लोग गंदे और बेकार हैं। तभी तान्या रोते हुए अपने बेटे टिम्मी की तस्वीर दिखाकर बच्चों से पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है। एक बच्चा बताता है कि सारे बच्चों को अगले सेक्शन में ले जाया गया है। यह सुनकर तान्या के अंदर फिर उम्मीद जाग उठती है। उसी समय एक टकला आदमी अंडों से भरी टोकरी लेकर क्लास में आता है। नए साल के मौके पर सबको अंडे बांटे जा रहे थे। टेल सेक्शन के लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने 17 सालों से अंडा देखा तक नहीं था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक वह आदमी टोकरी के अंदर से मशीन गन निकाल लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। उसी वक्त टीचर भी बंदूक निकालकर गरीब लोगों पर गोलियां बरसाने लगती है। पूरा क्लासरूम कुछ ही सेकंड में लाशों से भर जाता है। इसी गोलीबारी में उस आदमी को भी गोली लग जाती है जिसका हाथ पहले तोड़ा गया था। तभी गार्ड्स का लीडर अंदर आता है और बूढ़े गिलियम को पकड़ लेता है। अगले ही पल वह उसे गोली मार देता है। अपने सबसे भरोसेमंद साथी को मरता देख कर्टिस का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत मशीन गन उठाकर मेसन को मार डालता है। अब सिर्फ कर्टिस, नामगोंग और योना ही बचे थे। वे इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें अस्पताल, ब्यूटी पार्लर, दर्जी की दुकानें और आलीशान पार्टी सेक्शन दिखाई देते हैं। यह ट्रेन अब किसी लग्जरी शहर जैसी लग रही थी। लेकिन तभी गार्ड्स का लीडर उन पर हमला कर देता है। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच कर्टिस का दोस्त एडगर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद चाकू का शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ तान्या भी गोली लगने से मरने लगती है। मरने से पहले वह कर्टिस से सिर्फ एक बात कहती है, मेरे बेटे को बचा लेना। अब कर्टिस पूरी तरह टूट चुका था। वह इंजन रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चाबी कुछ नहीं हो सकता था।
तभी नामगोंग उसे बताता है कि अगर दरवाजा उड़ाया जाए तो वे ट्रेन से बाहर निकल सकते हैं। वह कहता है कि बाहर की बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। उसने खुद दूर बर्फ के नीचे दबा जहाज देखा था जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था। इसका मतलब था कि दुनिया फिर से रहने लायक बन रही थी। नामगोंग कई सालों से क्रोनोल जमा कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि ज्यादा मात्रा में यह बम की तरह फट सकता है। उसका प्लान था कि दरवाजे पर धमाका करके ट्रेन से बाहर निकल जाए। लेकिन तभी अचानक वही औरत बाहर आती है जिस पर एंड्रू ने जूता फेंका था। आते ही वह नामगोंग पर गोली चला देती है। गोली उसके हाथ में लगती है, लेकिन सबको लगता है कि वह मर चुका है। इसके बाद कर्टिस आखिरकार इंजन रूम में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात विलफोर्ड से होती है। विलफोर्ड शांत बैठा उसका स्वागत करता है और फिर सबसे बड़ा सच बताता है। वह मानता है कि टेल सेक्शन में भेजे गए सारे सीक्रेट मैसेज उसी के थे। वह जानबूझकर गरीब और अमीर लोगों के बीच लड़ाई करवाता था ताकि ट्रेन की आबादी कंट्रोल में रहे और सिस्टम चलता रहे। यह सुनकर कर्टिस का खून खौल उठता है। दूसरी तरफ नामगोंग अभी भी जिंदा था। वह और उसकी बेटी योना मिलकर वीआईपी लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी योना को नीचे से किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। जब वे नीचे का हिस्सा खोलते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। वहां टिम्मी फंसा हुआ था और वही इंजन चला रहा था। असल में हर साल एक बच्चे को इंजन के अंदर डाल दिया जाता था ताकि ट्रेन चलती रहे। बच्चों को इंसान नहीं बल्कि मशीन का पार्ट बना दिया गया था। यह देखकर कर्टिस का गुस्सा फूट पड़ता है। वह विलाफोर्ड पर टूट पड़ता है और टिम्मी को बाहर निकालने लगता है। उसी दौरान योना क्रोनोल में आग लगा देती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। विस्फोट इतना बड़ा था कि आसपास की बर्फीली पहाड़ियां टूटकर ट्रेन पर गिर जाती हैं। पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। डिब्बे एक एक करके तबाह होने लगते हैं। हर तरफ आग, बर्फ और लोहे का मलबा फैल जाता है। कुछ देर बाद जब योना को होश आता है तो चारों तरफ सिर्फ तबाही दिखाई देती है। उसके पिता और कर्टिस अब नहीं रहे थे, लेकिन मलबे के बीच वह और टिम्मी जिंदा बच जाते हैं। दोनों धीरे धीरे पहली बार ट्रेन से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ फैली हुई थी। तभी दूर उन्हें एक सफेद भालू दिखाई देता है जो आराम से बर्फ पर चल रहा था। उसी पल उन्हें समझ आ जाता है कि बाहर की दुनिया सच में फिर से जिंदा हो रही है। और इसी उम्मीद के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।